आज मैं 7वें चैप्टर के अपने प्रथम लेक्चर को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बच्चों, ये लेक्चर हमारा आपको नोट टाइप है। इसमें हमने नोट बनाकर उसको डिक्टेट किया है, समझाया है, और ध्यान से इसको सुने, समझें और नोटबुक पर उतारेंगे। बच्चों, इसमें इस चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन, विकास, और इसमें प्रथम लेक्चर हमारा आपके सामने प्रस्तुत है। जीवन की उत्पत्ति इसका टॉपिक है। जीवन की उत्पत्ति बहुत बड़ा हेडिंग है, लेकिन हम जीवन की उत्पत्ति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे, उसको आप देखिए। सर्वप्रथम मैंने कंटेंट दिया है। इस चैप्टर के अंदर क्या हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे या नोट भी देते जाएंगे। जीवन की उत्पत्ति, जैविक विकास और जैविक विकास के लिए साक्ष्य। साक्ष्य में जैसे जीवाश्म, तुलनात्मक शरीर रचना, विज्ञान, रूढ़, आणविक साक्ष्य आदि बहुत सारे हैं। इसके बाद है डार्विन का योगदान, ये साक्ष्य हो गया। फिर सिद्धांत, डार्विन का योगदान, डार्विन का सिद्धांत हो गया। लेमार्क का सिद्धांत हो जाएगा। और इसके बाद आ गया आपको विकास तंत्र, विभिन्नता, जिसमें उत्परिवर्तन और पुनर्संयोजन देखेंगे। और उदाहरण के साथ प्राकृतिक चयन के प्रकार, जीन प्रवाहन और आंशिक भाव, हार्डी वेनवर्ग का सिद्धांत, अनुकूलीय विकरण, मानव विकास, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे यहाँ पर डार्विन का योगदान है, लेमार्क का योगदान भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। लेमार्क का योगदान भी हम देखेंगे, जिसको लेमार्क बाद भी कहते हैं। लेमार्क बाद हो गया। ये तमाम चीज़ें डिक्टेट करेंगे। मोटी मोटाई आप समझ लीजिए कि आधुनिक सिद्धांत क्या है जीवन की उत्पत्ति का, पौराणिक सिद्धांत का कॉम्बिनेशन, कंपैरिजन। फिर इसके बाद जो है डार्विनवाद, लेमार्कवाद और म्यूटेशनवाद, ये भी चलेगा। और इसके बाद अन्य चीज़ें इसके साथ साथ चलेंगी। विभिन्नताएं क्या होती हैं और मानव का विकास किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें आपको हम देखेंगे। बच्चों, जीवन की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मत पहले दिए। ये मत इस प्रकार है। मतों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी व जीवन की उत्पत्ति एक दैविक शक्ति के रूप में हुई। कोई दैविक शक्ति आई तो पृथ्वी और उस पर जीवन का जो है विकास किया। सृष्टि का निर्माण, यूनिवर्स का निर्माण 6 दिनों के अंदर इस सृष्टि का निर्माण हुआ। अब इनके मतों के अनुसार, अरस्तु के अनुसार जीवों का जन्म निर्जीव पदार्थों से हुआ, और कुछ लोगों के अनुसार इसकी उत्पत्ति जीवन की कार्बनिक पदार्थों से हुआ। पाँचवां दिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति 200 करोड़ पूर्व मानी जाती है। और अगला है प्रचलित सिद्धांत, बिग बैंग का सिद्धांत, जिसके द्वारा बताया गया कैसे क्या होता है। और फिर अगला है आपको 50 करोड़ वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति। ये मोटी मोटा बातें हैं। आगे जीवन की उत्पत्ति के बारे में कुछ प्राचीन सिद्धांत, इसको आप देखेंगे। तो इसमें है विशेष निर्माण का सिद्धांत पहला। इस सिद्धांत फादर सुआरेज वैज्ञानिक सिद्धांत दिया।
इन्होंने बताया अलौकिक शक्तियों द्वारा ये पूरा बनाया गया और इसे बाइबिल के इन्होंने बताया बाइबिल के अनुसार दुनिया को 6 दिनों में बनाई गई। भगवान ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, तीसरे दिन आकाश पानी अलग किया, चौथे दिन सूखी भूमि बनाई, पौधे बनाए और 5वें दिन सूर्य चंद्रमा और सितारों का गठन किया। और इसके आगे उन्होंने बताया छठे मछलियाँ पक्षियों, छठे दिन जानवरों मनुष्यों और आदमियों औरत हवा परमेश्वर ने बनाया। ये पौराणिक कथाएँ हैं। अब इसके आगे देखिए दूसरा है, कुछ लोगों ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसको कोशिश की सिद्ध करने की। दूसरा है पॉइंट, स्वतः स्फूर्ति पीढ़ी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इसमें जो वैज्ञानिकों ने अपनी अवधारणाएँ थी, थेल्स, एनाक्सीमेंटर, जोनोथेनस, एफोडोल्कस, प्लेटो, अरस्तु आदि वैज्ञानिकों ने, और प्राचीन मिस्र में माना जाता था कि नील नदी की मिट्टी से मेढक, चूहा, सांप, यहाँ तक कि मगरमच्छ को जन्म होती है, जबकि सूर्य द्वारा गर्म किया जाता है। नील नदी और वान हेलमंट ने माना 1577 और 1644 के बीच में मानव पसीना और गेहूं के दाने से जीवन का जन्म होता है। इस तरह से उन्होंने अपना एक प्रयोग किया गेहूं के चोकर के साथ और उसमें जीवों का गठन बताया। और स्वतः स्फूर्ति जो सिद्धांत है ऊपर जो आपने देखा, उसके विरुद्ध साक्ष्य कुछ वैज्ञानिकों ने इसको नहीं माना, अमान्य किया। उसके ऊपर जो है एक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जैसे रेड्डी साहब, रेड्डी का प्रयोग। इन्होंने क्या किया कि कुछ जो है रेड्डी ने इसमें मांस लिया, मांस के टुकड़े दिए, इसे पकाया ताकि इसमें कोई जीव न बचे। फिर उन्होंने इस मांस को 3 जारों में रख दिया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय जार कवर। और उन्होंने कुछ दिनों तक इन जारों के साथ क्या किया है देखिए, जिन्होंने एक खुले में रखा एक मांस के टुकड़े को, दूसरे चर्म पात्र से कवर कर दिया और तीसरे को मखमल के कपड़े से कवर कर दिया। और कुछ दिनों के बाद इन जारों को रखा, देखा कि मैगार्ड केवल खुले जार में विकसित हुए। मधुमक्खियाँ अन्य जार का भी दौरा किया। पाश्चात्य, अब ये तो इन्होंने बता दिया कि क्या है पोजीशन। अगला है पाश्चात्य, लुईस पाश्चात्य, इसको आगे हम देखेंगे। पहले स्पलन जानी का प्रयोग, इन्होंने क्या किया स्पलन जानी में 17 बजे, ये इतालवी वैज्ञानिक है, सूक्ष्म जीवों की सहज पीढ़ी को अव्यवस्थित कर दिया। उन्होंने प्रयोग किया कि पशु और वनस्पति सोराब कई घंटों तक उबलते और सील होने के तुरंत बाद कभी सूक्ष्म जीवों से प्रभावित नहीं हुए। इस प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उच्च तापमान में सोएरबा में रहने वाले सभी जीवों को मार डाला था और बिना जीवन दिखाई नहीं देता था। जब सोरबा को हवा के संपर्क में छोड़ा गया तो जल्दी सूक्ष्म जीव आक्रमण हुआ। एक तीनों ने सिद्ध कर दिया। अगला लुईस पाश्चर भी इन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किया। इन्होंने 3 थर्मस लिए और तीनों थर्मस का देखे और तीनों थर्मस के साइज और उसको आंकलन उन्होंने किया इस प्रकार से। तो फर्स्ट थर्मस में जो लिक्विड डाला और उसको हार्ड कर दिया, गर्म कर दिया, और इसके बाद आगे सेकेंड का नली टेढ़ी कर दी गर्दन, और उसके बाद दूसरे में तीसरे स्टेप पर गर्दन को तोड़ दिया और तीसरे में स्टेप पर गर्दन रखा। अब देखिए उन्होंने क्या निकाला, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लंबे गर्दन सोरबा, उसमें लिक्विड जो डाले जिससे जीवन होता है। हंस
गर्दन घुमावदार के साथ फ्लास्क के तक एक साथ रखा। अब इस तरह देखिए, अगर हंस गर्दन टूट गई तो सोराब ने नए सांचे और बैक्टीरिया की कॉलोनी विकसित कर ली। उन्होंने दिखाया कि दूध या चीनी शराब के बीच खुदबन स्फुटन और सूक्ष्म हवा था और जीव पोषक तत्व मीडिया से उत्पन्न नहीं हुए थे। इस प्रकार लुईस पाश्चर आखिरकार कर दिया, जैव जनन सिद्धांत कर दिया, स्वीकृत कर जैव जनन सिद्धांत इन्होंने लुईस पाश्चर ने क्या किया, जैव जनन, जीवों का जन्म जीवों से होता है। अगला है कास्मोगोइक सिद्धांत, बीजाणु सौरभा सिद्धांत, स्पोर्स। इसमें इन्होंने देखा सिद्धांत के अनुसार प्रोटोप्लाज्म ब्रह्मांड के कुछ अज्ञात भाग से बीजाणुओं कीटाणुओं कणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है और जीवन विकसित कर देता है। इस तरह से नोबेल पुरस्कार भी मिला। विजेता ने स्पष्ट किया कि जीव को पूरे ब्रह्मांड और बीजाणु आदि में मौजूद है। बीजाणु स्पोर्स जो है मौजूद है। कास्मोजोइक सिद्धांत के खिलाफ साक्ष्य, इसके खिलाफ कास्मोजोइक तो ये हो गया कि वातावरण में इस जीवन के स्पोर्स पैदा पाए, जब पृथ्वी पर पहुँचे उनको अनुकूल वातावरण मिला और ग्रो कर गए, पैदा हो गए। अगला है इसके खिलाफ सिद्धांत, उन्होंने इसके पार सूर्य से अत्यधिक ठंडा सूखा अल्ट्रा वायलेट किरणों से नहीं बच सकते। इसका खिलाफ एक साक्ष्य मिला कि आसमान में तो अल्ट्रा लाइट होती है जो जीवों को मार डालती है। जीवन का अनंत काल सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी पृथ्वी पर हमेशा मौजूद रहे हैं, केवल बदलते रूप किए और मौजूद रहेंगे। ये अब इसके खिलाफ भी सिद्धांत हुआ, अस्तित्व नहीं है और जीवन शाश्वत है। यह ग्रह बनने से पहले कहाँ मौजूद थे, ये दे दिया इसके ग्रह, ये भी साक्ष्य अमान हो गया। अब अगला आता है प्रलय का सिद्धांत। इसमें जॉर्जेस क्यूवियर ने आधुनिक पुरापाषाण विज्ञान के पिता और अर्विजनी इस सिद्धांत के प्रमुख पैरोकार थे। प्रलय का सिद्धांत, उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर प्रलय हुआ, महाविनाश, प्रलय विनाश घटना से संबंधित क्रांति होती है और इससे समय समय जीव नष्ट हो जाते हैं और नए जीव फिर अचानक अकार्बनिक पदार्थों के संरचनात्मक से जो है उनके संगठन से पैदा हो जाते हैं। अब इस सिद्धांत, अब अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आज सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है ओफ्रेन का आधुनिक सिद्धांत। ओफ्रेन थ्योरी जिसको कहते हैं, ये 1924 में रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओवेरिन द्वारा प्रस्तावित किया गया और इसमें अब होता है ओफ्रेन हेल्डेन परिकल्पना भी कहा जाता है, वो भी उनके साथ संधि मिलाकर उन्होंने क्रमिक अपने प्रयोगों के द्वारा और बताया कि विकास बड़ी धीमी गति से होती है, जो संभवतः 3.8 अरब साल पहले हुई है। तो इनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, जिसको रासायनिक विकास भी कहा जाता है, जीव विज्ञान के आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है, और इस तरह से हम अब आगे ओफ्रेन हेल्डेन सिद्धांत के से उत्पत्ति जीवन की कैसे हुई उसको देखें। अब इनके अनुसार क्या हुआ कि जो पहले जीवन प्रारंभ में अणुओं का रूप हुआ, अणु जो है भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पैदा हुए बने और इसके बाद मोनोमाइक्रोस उत्पादन हुआ, जो प्रणाली कोशिकाओं को बनने के आयोजन जिससे आयोजित की गई या आयोजन हुआ। अब इनके अनुसार देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे
एक वैज्ञानिक हुए 1953 में, स्टेनली मिलर ने। इन लोगों के प्रयोग को और हेरोल्ड उरे, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर, उनके छात्र थे, ये जो है इनके द्वारा क्या हुआ कि इन्होंने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि जो है प्यूरिन, पिरिमिडिन, सरल शर्करा ये बनते हैं और ये मिल करके फिर न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन आदि बनते हैं जो धरती पर, आदिम धरती पर उपस्थित थे और इनके द्वारा ही शरीर का गठन हुआ। अब इनके सिद्धांत हम विस्तृत रूप से देखते हैं और ब्रेन के सिद्धांत को विस्तृत रूप से देखिए। अब पहले तो स्टेनली मिलर ने इनके सपोर्ट में क्या किया, इन्होंने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में बॉइलिंग वाटर को डाला, वैक्यूम पहले कर दिया, ये इसमें किसी वैक्यूम पंप से वैक्यूम किया, वाटर को गर्म किया, वाटर का वेपर इस नली द्वारा इस गैसेस का एक चैम्बर बनाया जिसमें इलेक्ट्रोड्स द्वारा गैस डाला। गैस में क्या क्या डाला, CH4, NH3, H2O और H2, इन गैसों को डाला और वहाँ पर इलेक्ट्रोड्स प्लस माइनस से उस चैम्बर पर, ग्लास के चैम्बर पर क्या क्या स्पार्किंग कराया। स्पार्क जब डिस्चार्ज हुआ, स्पार्किंग हुई, इसके बाद इससे जो है एक प्रकार, और ऊपर से क्या आया, यहाँ से देखिए ये बॉयल वाटर इस वैक्यूम पाइप से होते हुए यहाँ पहुँच जाता है और स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग के बाद जो है एक जो है संघनन एक क्रिया कहेंगे, यहाँ पर एक संघनित्र बनाई जाती है जो उस जब नीचे आएगा, नली से नीचे आया वेपर के साथ मिक्स होकर यहाँ ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद ड्रॉप बन करके यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था जो जार द्वारा उसको, जो फिर टैप लगा गया, टैप द्वारा उसको बाहर निकाल कर उसका जांच किया था। ये हुआ उनका। तो इसमें बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पर बिजली प्रभावित किया, हाई वोल्टेज, और इस हाई वोल्टेज के साथ उन्होंने एक आदि वातावरण तैयार किया। इसका ये मतलब हुआ, तो उन्होंने अपने उपकरण की मदद से बहुत सारी बातों को उन्होंने इस पर सिद्ध करने की कोशिश की। और तो उन्होंने गैस लिया था, गैस का रेशियो उन्होंने 2:1 के अनुपात में लिया। गैस, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। अब इसके बाद 800 डिग्री सेल्सियस पर इन्होंने चिनगारी किया था इलेक्ट्रोड्स का, ये भी है देखिए। और इसके बाद कंटेनर में जब इनको जो मटेरियल मिला उसमें इन्होंने पाया कि ये क्या क्या चीज़ है, एलेनिन, ग्लाइसिन और स्पार्टिक एसिड, अमीनो एसिड के रूप में, एल्डिहाइड के रूप में इनको प्राप्त हुआ। और पानी के नमूने में जब टेस्ट किया जाता है तो हाइड्रोजन साइनाइड, लैक्टिक एसिड अन्य पदार्थ भी मौजूद हुए पूरा, और ये हमारे जीवन के बनाने में योगदान देते हैं। अब इसके बाद उन्होंने तो सिद्ध कर दिया कि आदि सागर में, आदि वातावरण के द्वारा इस तरह की प्रक्रिया हुई होगी जिसके द्वारा पहले अमीनो एसिड्स बने, ज्वाइंट हुए, बड़े छोटे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ज्वाइंट हुआ, फिर उससे अन्य तत्व मिले, उन तत्वों से मिल करके अमीनो एसिड आदि बन गया। अब आगे है परमाणु चरण, उन्होंने दिया पहला परमाणु चरण। पहले हुआ, अब ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन परमाणुओं का विकास हुआ, सल्फर का विकास हुआ। अब अकार्बनिक अणु का गठन। अब इसके बाद कार्बनिक अणु आपस में जुड़े, हाइड्रोजन जुड़ गया, H2 जल वाष्प बन गया, मीथेन बना, अमोनिया बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन के ये अकार्बनिक अणु आपस में गठित हो गए, गठन होकर के इन तत्वों को बना लिया। अब इसके बाद हुआ सरल कार्बनिक अणुओं का हो गया। सरल कार्बनिक अणु जब जुड़े तो राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोज आदि आदान प्रदान उत्पादन हो गया।
नाइट्रोजन युक्त आधार, प्यूरिन, पिरिमिडीन, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आदि बन गए। अब यहाँ पर देखिए, ये आदि वातावरण में, आदि सागर में ये बने हुए हैं, चित्र में दिखाया गया है। इसको देख लीजिए, ग्लिसरॉल, ये प्रोटीन आदि। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक अणु का निर्माण हो गया। कॉम्प्लेक्स आणविक अणु मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसको नाम दिया गया, एसिड, पायरिडीन्स, अन्य कार्बनिक यौगिक जमा हो गए जब, तब ये माइक्रो मोलिक्यूल्स बन गए। और माइक्रो मोलिक्यूल्स में तमाम चीज़ें बन गई। यहाँ पर देखिए, ग्लिसरीन बन गई, फैटी एसिड बन गई, ठीक है। इस तमाम चीज़ें यहाँ दिखाया है कैसे बना। इस तरह से कई चीज़ें बन गई। और इन ग्लिसरॉल बन गया, फैटी एसिड बन गया, न्यूक्लिक एसिड बन गया, पॉलीमराइज किया, ये तमाम चीज़ें बन गई। इनके बनने पर तो एक जगह एकत्र जब हुए और उसके चारों तरफ फिल्म एक बन गई, तो उस संरचना को कोएजरवेट्स ऑफ ओपरेन ने कोएजरवेट्स नाम दे दिया। कोएजरवेट्स, वो बूंद 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 सब, और जब उनके अणु बन गए, अणु बन करके एक जगह तरफ होने लगे, तो कुछ अणु संख्या में एक साथ हो गए, तो उनके चारों तरफ एक फिल्म बन गई जिसको कोएजरवेट्स कहा गया। अब कोएजरवेट्स के बाद माइक्रोसेफायर्स हो सकता है, जो जैविक स्तरीय बाहर की सीमा कार्बनिक माइक्रोलेक्यूल्स के द्वारा संग्रहित है। अर्थात उन्होंने फिर इसके बाद देखा प्रोटीन आदि जब एक साथ एकत्र हुआ, और तो उसमें एक मेम्ब्रेन की रचना बनी, और मेम्ब्रेन की रचना के साथ ये बडिंग भी जैसे दिखाई दी, और इस माइक्रोस्फीयर कहा गया, ठीक है। मेम्ब्रेन तैयार हुआ और उसमें कुछ रचनाएं ऐसी बन गई जिससे बड भी दिखाई दिया, ठीक है, जिसमें आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड आदि भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें माइक्रोस्फीयर्स के बाद से प्रोकैरियोट की उत्पत्ति माना जाता है। वो प्रोकैरियोट जिसकी उत्पत्ति 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व प्रोटो कोशिका से प्रोकैरियोट्स की उत्पत्ति हुई। और प्रोकैरियोट्स में प्रामाणिक झिल्ली, साइटोस्केलेटन, जटिल ऑर्गेनेल्स नहीं थे। ये सारी चीज़ें से झिल्ली नहीं थी, न्यूक्लियस नहीं था, अन्य बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। और इनका जो है जैसे मुख्य रूप से फिलामेंटस, सियानोबैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, ये माना जाता है ये पहले जीव पैदा हुए जो प्रकाश संश्लेषक भी थे। और पहले तो प्रोकैरियोट्स हुआ जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर सकता था, द्विखंडन फिर धीरे धीरे शुरू किया, कंडीशन जैसे मिला, और फिर इसके बाद जब उसमें प्रकाश संश्लेषण, कुछ पिगमेंट्स जब हुए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी शुरू किए, तो उसमें मुख्य रूप से सियानोबैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल कहते हैं। तीसरा, पोषण के मोड। अब इसके बाद उसमें पोषण, उनको जरूरत हुई बढ़ने के लिए, भूख लगी, और पोषण किस तरह का पोषण पहले विकसित हुआ, हेटेरोट्रॉफ्स। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन मुक्त वातावरण मंडल को कम करने, समुद्र सुरबा से कार्बनिक अणुओं, सूप जो बना सुरबा में सूप, कार्बनिक अणुओं के किण्वन द्वारा जल्द ही से जल्द प्रोकैरियोट्स को संभवतः ऊर्जा प्राप्त होने लगी। अब समुद्र में गर्म सूप था, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और उसका किण्वन भी हो गया, बैक्टीरिया बन गई, किण्वन से ऊर्जा प्राप्त करने लगा प्रोकैरियोट, और उससे भोजन भी ले गया। तो इस प्रकार से रेडीमेड कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता हेटेरोट्रॉफ्स थे। वो कार्बनिक पदार्थ जो मिले उससे खाकर अपना जीवन यापन करिए। ऐसे पोषण मोड को हेटेरोट्रॉफ्स कहा है। ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ की संख्या तेजी से वृद्धि के कारण जल में पोषक तत्व गायब होने लगे। अब देखो धीरे धीरे पोषक तत्व गायब होने लगा, बहुत ज़्यादा हेटेरोट्रॉफ्स पैदा हुए। तो उसके बाद ऑटोट्रॉफ का विकास हुआ, आवश्यकता पड़ी तो ऑटोट्रॉफ्स
तो जिसमें रसायन विज्ञान या रासायनिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं कार्बनिक वो अणु कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने लगे। अब इसके बाद आया चीमोट्रॉप्स। चीमोट्रॉप्स क्या है? तापमान में गिरावट समुद्र में कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण पर रोक दिया। तापमान में गिरावट आने लगी, ठंडा होने लगा, तो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण रुक गया, क्योंकि उसके लिए गर्मी चाहिए थी, वो मिलना कम हो गया। कुछ प्रारंभिक प्रोकैरियोट्स कीमो ऑटोट्रॉप में परिवर्तित हो गए। अब इसमें क्या होता है? अकार्बनिक रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके जैविक भोजन तैयार करने लगे। इन्हें एनारोबिक कीमोट्रॉफ्स आदि उपस्थित बैक्टीरिया की तरह थे। एनारोबिक हो गए, जो अब हम एनारोबिक कहते हैं बैक्टीरिया। उन्होंने वातावरण में CO2 जारी कर दिया। अब जब ये बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ की तरह जो जीव पैदा हुआ वो CO2 अर्थात ऑक्सीजन का निर्माण शुरू हो गया और फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो गया। अब क्लोरोफिल अणु के विकास प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करने लगे और हाइड्रोकार्बन का संश्लेषण करने लगे। एनारोब फोटोट्रॉप्स थे, उन्होंने पानी में उपयोग कर हाइड्रोजन स्रोत के रूप में नहीं लिया। वे सल्फर बैक्टीरिया के समान थे, जो हाइड्रोजन और सल्फर में विभाजित होकर हाइड्रोजन उपयोग खाद्य निर्माण किया और सल्फर को अपशिष्ट उत्पादन के रूप में छोड़ा गया। तो इस प्रकार से देखिए जो है फोटो ऑटोट्रॉप्स पैदा हो गया। फिर ऑक्सीजन की मात्रा, एक तो कीमो ऑटोट्रॉप्स द्वारा ऑक्सीजन, दूसरा फोटो ऑटोट्रॉप्स के द्वारा ऑक्सीजन। अब इसके बाद ऑक्सीजन सफिशिएंट ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में पैदा हो गई, अब बढ़ती गई, जिसको ऑक्सीजन क्रांति कहा गया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कैसे कैसे बन गया। CHO, O2, CO2, CHO और CH4 प्लस 2O2 ये मिलके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, CHO2 CH2O बना दिया। तो इस प्रकार से देखिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और फिर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल करके अमोनिया मिलकर नाइट्रोजन को अलग कर दिया और पानी, तो पानी बनने लगा। ऑक्सीजन क्रांति हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में उपस्थित हुए और इस तरह से जो अनुमान किया गया कि इस तरह से जीवन की उत्पत्ति में हुआ होगा वो 3.2 बिलियन वर्ष पुराना अनुमान हुआ। अब ऑक्सीजन कम से कम 2.5 अरब साल पहले दिखाई दिया। ओजोन परत का निर्माण हो गया। इसके बाद ओजोन परत ऑक्सीजन क्रिया करके ओजोन परत का निर्माण किया। तो ओजोन परत क्या क्या कि UV लाइट एंड जो पराबैंगनी किरणें या अन्य जो किरणें हैं, विकिरण है, जो नुकसान करती है अदृश्य प्रकाश को, ऊर्जा को रूप में छोड़ देता है। तो इस तरह से उनको अवरुद्ध कर दिया और दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को मुख्य स्रोत में छोड़ देता है। ये क्रिया पूरी होने लगी। अब इसके बाद यूकैरियोट्स मतलब ऐसी कोशिका का निर्माण हो गया जिनके पास न्यूक्लियस भी है, जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माने कोशिकांग सभी बनने शुरू हो गए और जिसमें पहले सहमूल बना, सहजीवी मूल बना। ये जो है मार्गुलिस 1917-81 में बताया। और यहाँ पर देख लीजिए आप, ओरिजिनल होस्ट सेल्स बन गया, DNA क्रोमोजोम्स बन गया, इनका मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिव सेल मेम्ब्रेन बन गई और सेल मेम्ब्रेन बनते बनते ये जो है एक कोशिका यूकैरियोट के रूप में आ गया, जिसमें केंद्रक भी है और कोशिकांग भी बन गए।
तो फर्स्ट जो जीव बना वो सियानोबैक्टीरिया था, ये फोटोऑटोट्रॉप था। और सियानोबैक्टीरिया जो है क्या होगा, इसमें सियानोबैक्टीरिया और यूकैरियोट, सियानोबैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोट हुआ बना, इसके बाद यूकैरियोट बना, प्लांट्स, यूकैरियोट बना जीव, एनिमल, फंजाई, सब। इस प्रकार से जीव की उत्पत्ति हो गई। और दूसरा पॉइंट है, इस दृष्टिकोण से आक्रमण द्वारा उत्पत्ति, आक्रमण माने कमी होते होते उत्पत्तियाँ हुई। इस दृष्टिकोण से यूकैरियोट कोशिकाओं के विभिन्न अंग आदि प्रोकैरियोट कोशिकाओं की तरह झिल्ली के आक्रमण से उत्पन्न हो सकते हैं या हो गई। तो बच्चों, ये हमारा आज का जीवन की उत्पत्ति के बारे में कुछ मत हमने प्रस्तुत किया, और जिसमें खासकर मुख्य रूप से ओपरेन सिद्धांत है, ओपरेन मत है। इसको आप अवश्य अपने नोटबुक पर उतारिए, तैयार कीजिए। अब इस चैप्टर के अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, उसमें हम अगली बातें बताएंगे। धन्यवाद।